हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूसीएन। आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी, हाँ या ना में अटकी बातचीत, किसानों के साथ पांचवें दौर की वार्ता भी विफल, 9 दिसंबर को होंगी फिर से बातचीत। मतलब आज जो बातचीत हुई थी वो विफल हो गई और किसान बिल को लेकर किसानों ने जो बातचीत की सरकार के साथ वो अभी विफल रही है। ठीक है। और कृषि मंत्री ने की बुजुर्गों और बच्चों को वापस भेजने की अपील। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों से अपील की कि ठंड के कारण वे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आंदोलन स्थल से वापस घर भेज दें, लेकिन किसान संगठनों ने उनकी अपील ठुकरा दी। इससे पहले दिन में तोमर ने उम्मीद जताई थी कि वार्ता में कृषि कानूनों के टकराव वाले प्रविधानों प्रविधानों पर सकारात्मक बातचीत होगी। हालांकि उनकी ये उम्मीद पूरी न हो सकी। बहुत देर तक बातचीत चली है, करीब 5 घंटे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। अब 9 दिसंबर को बातचीत होगी। ठीक है। हमारी अगली न्यूज़ है, माध्यमिक कॉलेजों में होंगी 8,166 शिक्षकों की भर्ती। ये यूपी में होंगी। शासन ने दिया निर्देश, यूपीपीएससी कराएगा एलटी ग्रेड परीक्षा। ठीक है। ये मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 8,166 शिक्षकों की भर्ती होंगी माध्यमिक कॉलेजों में। हमारी अगली न्यूज़ है, एसबीआई का योनो ऐप ठप, लाखों का लेन देन फंसा। एसबीआई का योनो ऐप, नाम याद रखिएगा, योनो ऐप। ठीक है। ठप, लाखों का लेन देन फंसा। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी योनो ऐप क्रैश कर गया है। करीब एक सप्ताह से यह ठप पड़ा हुआ है, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग को वरीयता देने वाले लाखों ग्राहक लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। हजारों छात्र छात्राओं की फीस संबंधी समस्या भी खड़ी हो गई है। खास बात यह है कि समस्या पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ऐप कब सुचारू रूप से ठीक होगा, एस एसबीआई अफसर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नोट है, न्यूज़ है ना, नोट भी है और न्यूज़ भी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि एसबीआई का कौन सा ऐप है, योनो। ठीक है। एक और न्यूज़ है हमारी, बीसीएम ग्रुप की मालिक मीनाक्षी सरावगी का 76 वर्ष 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर है। निवासी बलरामपुर चीनी मिल के संस्थापक कमल नयन सरावगी की पत्नी मीनाक्षी सरावगी सफल महिला उद्यमी थी और इन्हें पद्मश्री भी मिला था। ठीक है। उद्यमी पद्मश्री मीनाक्षी, ठीक है, सरावगी, ये नाम है इनका पूरा। उद्यमी पद्मश्री मीनाक्षी सरावगी। हो सकता है ये पूछ ले। हमारी अगली न्यूज़ है, 2 करोड़ कोरोना टेस्ट कराने वाला
सबसे पहला राज्य बन गया है यूपी। उत्तर प्रदेश अब 2 करोड़ लोगों की कोरोना जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शनिवार को 1.767 लाख में अब तक कुल 2.01 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है। मतलब शनिवार को 1.67 लाख कोरोना टेस्ट करने के साथ ही प्रदेश में अब तक 2.01 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है। फिलहाल यहां प्रतिदिन 1.5 से पौने 2 लाख तक टेस्ट किए जा रहे हैं। यूपी के बाद देश में दूसरा नंबर किसका है? तमिलनाडु और कर्नाटक में एक बराबर 1.20 करोड़ लोगों की जांच की जा रही है। तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, इसमें 1.10 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारी अगली न्यूज़ है, प्रदेश में स्टोर होंगी 2.3 लाख लीटर वैक्सीन। कौन से प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार ने जैसी तैयारी कोरोना संक्रमण से बचाव और इलाज के लिए की, उसी गंभीरता से के साथ अब वैक्सीन के लिए काम शुरू हो गया है। वैक्सीन रखने के लिए जिला और मंडल स्तर पर कोल्ड चेन तैयार करने की कवायद कई दिन से चल रही है। अब जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर 2.3 लाख लीटर करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, एक और बात बता दूं, योगी ने लॉन्च किया मेरा कोविड केंद्र ऐप। ठीक है, ये एक ऐप ही लॉन्च हुआ है, मेरा कोविड केंद्र। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित लॉन्चिंग प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस कोविड जांच केंद्र लोकेटर ऐप से कोई भी व्यक्ति अपने घर के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोविड टेस्टिंग सेंटर के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकेगा। योगी ने कहा है कि प्रदेश में तकनीक के बेहतर प्रयोग से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, हमारी अगली न्यूज़ है, भारत के पास 8 लाख करोड़ रुपए की मदरबोर्ड निर्यात क्षमता। भारत के पास अगले 6 वर्ष में 8 लाख रुपए मूल्य तक के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पीसीबीए या मदरबोर्ड के निर्यात की क्षमता है। मोबाइल डिवाइस उद्योग जगत के संगठन इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन और ईवाई की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 से 2026 के दौरान भारत 8 लाख करोड़ रुपए के मदरबोर्ड का निर्यात करने में सफल हो सकता है। हालांकि रिपोर्ट का यह भी कहना है कि अगर उद्योग को सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी का लाभ नहीं मिला तो यह निर्यात क्षमता महज 29,500 करोड़ रुपए पर सिमट सकती है। रिपोर्ट का कहना है कि यदि पीसीबीए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली है ना के निर्यात 50 से 6% तक की मदद दी जाए तो यह करीब 109 अरब डॉलर 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच सकता है। आईसीईए के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने कहा कि भारत का वर्तमान पीसीबीए उद्योग करीब 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य का है। अच्छा, एक हमारी अगली न्यूज़ है कि पायलट नहीं लगाए एयर इंडिया के लिए बोली। मतलब विनिवेश के लिए तैयार सरकारी कंपनी
एयर इंडिया के पायलट संगठनों आईपीजी और आईसीपीए ने अपनी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे कंपनी की विनिवेश प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। दोनों का कहना है कि प्रबंधन ने अभी भी अनुचित वेतन कटौती पर कर्मचारियों की चिंता का समाधान नहीं किया है। इंडियन पायलट्स गिल्ड आईपीजी और इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन आईसीपीए ने संयुक्त संदेश में अपने सदस्यों से कहा कि अन्य विमानन कंपनियों ने पायलटों के वेतन बढ़ा दिया है, लेकिन एयर इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। संदेश ऐसे समय आया है जब ऐसी खबरें आ रही है कि एयर इंडिया के कर्मचारी नीलामी में बोली लगाने को तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वे एक प्राइवेट एक्टिविटी कंपनी की मदद ले रहे हैं। एयर इंडिया और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की विनिवेश प्रक्रिया इस वर्ष जनवरी में शुरू हुई है। बोली लगाने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर है। अच्छा अच्छा, दो चीज़ याद रखना है, आईपीजी मतलब इंडियन पायलट्स गिल्ड और आईसीपीए इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन, है ना। ये इनकी फुल फॉर्म है, ये याद रख लीजिएगा, कभी काम आएंगे। हमारी अगली न्यूज़ है, 3 मंजिला होगा नया संसद भवन, 1224 सदस्यों के बैठने की होगी व्यवस्था। पीएम नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे शुभ मुहूर्त में करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संसद की नई इमारत के शिलान्यास के साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष यानी वर्ष 2022 में संसद के दोनों सदन की बैठक आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस नए भवन में होगी। पुराना भवन प्राचीन धरोहर का हिस्सा बन जाएगा। श्रम शक्ति भवन को तोड़कर उसकी जगह नई इमारत बनाई जाएगी, जिसमें हर सांसद का अपना कार्यालय होगा। ठीक है। अब हमारी अगली न्यूज़ है कि रेशम के धागों में उतारा जा रहा है चिनार। मतलब बारामूला जिले में श्रीनगर गुलमर्ग राजमार्ग के किनारे बसा एक छोटा सा गांव वायलू। इस गांव में 63 वर्षीय हबीबुल्ला शेख के घर के आंगन में बने एक कमरे में इतिहास रचा जा रहा है। कश्मीर के 15 कुशल दस्तकार सॉरी दस्तकार गार नहीं है, ये कार है, दस्तकार पिछले 4 साल से अपनी जादुई उंगलियों से 72 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा यानी 2880 वर्ग फीट आकार का रेशमी कालीन बुन रहे हैं। कालीन का करीब 70% हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। अगले 3 वर्षों में यह बनकर तैयार हो जाएगा। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा बना रहे हैं। हाँ, ये विशालकाय कालीन न केवल वादी बल्कि एशिया में अब तक का सबसे बड़ा कालीन होगा। ओफो, बहुत बड़ा कालीन बनना है भाई, 70% काम हो चुका है। दुनिया के सामने आई मंगल ग्रह पर पानी होने की जानकारी। नासा के अंतरिक्ष यान मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने आज ही के दिन 2006 में मंगल ग्रह की ऐसी तस्वीर भेजी जिनमें इस लाल ग्रह पर पानी की निशानियां मिली। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान को 7 नवंबर 1996 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। एक और न्यूज़ है हमारी, अमेरिका ने इजराइल की राजधानी के रूप में यरूशलेम को दी थी मान्यता।
मतलब 2017 में आज ही के दिन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरोध के बीच यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र और ज़्यादातर देश पूरे यरूशलेम पर इजराइल के दावे को मान्यता नहीं देते हैं, सिर्फ अमेरिका ने दी थी। ओके, हमारी अगली न्यूज़ है, चीन ने बनाया प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर। चीन के वैज्ञानियों ने दुनिया का पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। यह दुनिया के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 ट्रिलियन गुना तेजी से कुछ गणना करने में सक्षम है। समाचार पत्र चाइना डेली ने जनरल साइंस में प्रकाशित अध्ययन के हवाले से बताया कि क्वांटम कंप्यूटर न केवल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर है, बल्कि क्वांटम गणना के लाभ को भी प्रदर्शित करता है। मटेरियल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले क्वांटम कंप्यूटर ऐसे सिमुलेशन पर तेजी से चलते हैं जो पारंपरिक कंप्यूटर के लिए असंभव है। अब देखते हैं इन्होंने शोध की है या ऐसी, वैसे शोध की होंगी तभी तो इन्होंने अपने समाचार पत्र में डाला है ना। अच्छा, एक और न्यूज़ है, अमेरिका ने चीनी अफसरों पर वीज़ा पाबंदी का किया ऐलान। दुष्प्रचार से जुड़े चीनी अधिकारियों पर लागू होंगी पाबंदियां। ठीक है, ये कहा है अमेरिका ने। और एक और बात, वर्चुअल जैसे समारोह में शपथ शपथ लेंगे बाइडन। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह भव्य नहीं होगा। वह वर्चुअल जैसे समारोह में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भव्य समारोह नहीं करने की योजना बनाई जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए शपथ ग्रहण समारोह खुले में होता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने गृह शहर डेलावेयर, नाम याद रखिएगा, डेलावेयर के विलमिंगटन में शुक्रवार को कहा, मेरा अनुमान है कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य नहीं होगा। मुझे लगता है कि वर्चुअल तरीके से सभी प्रांतों और पूरे अमेरिका में लाखों लोग समारोह को देख सकेंगे। उनका यह जवाब उस सवाल पर आया जिसमें उनसे शपथ ग्रहण समारोह की योजना के बारे में पूछा गया था। 78 वर्षीय बाइडेन ने कहा कि समारोह उसी तरह होना चाहिए जिस तरह गत अगस्त में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। ठीक है भाई, तो ये इनकी बात है। अब देखते हैं कैसा होगा इनका शपथ ग्रहण समारोह। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ QCL के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं भेजती रहूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, अपना ज़रूरी समय हमें देने के लिए। थैंक यू।